वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9th का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा विषय है हिंदी। हिंदी इस विषय के अंतर्गत आपको क्षितिज भाग यह पाठ्य पुस्तक इस साल रखी गई है। इसके पहले कक्षाओं में आपको अलग अलग पाठ्य पुस्तक थी, तो आज हम क्षितिज भाग 1 इस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका शीर्षक है 2 बैलों की कथा। 2 बैलों की कथा इस पाठ का यह सेशन नंबर 1 है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 बैलों की कथा, यह जो कहानी है, इस कहानी को किसने लिखा है। सबको पता है कौन है लेखक इसके? लेखक प्रेमचंद जी। तो सबसे पहले हम लेखक प्रेमचंद, इनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्हे गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। लेखक प्रेमचंद, इनका मूल नाम धनपत राय था। अब देखिए, हम सबको पता है कि बहुत सारे लेखक या कवि जो होते हैं, वो अपने रचनाओं की सृजन करते समय या उनकी निर्मित करते समय वे उनके अलग नामों से लिखते हैं, उनका उपनाम भी बना देते हैं। उसी प्रकार लेखक धनपत राय, यह उनका मूल नाम है, और उन्होंने जो साहित्य के क्षेत्र में जो रचनाएं लिखी हैं, चाहे उपन्यास हो, कहानियां हो, वो उन्होंने प्रेमचंद इस नाम से लिखे हैं। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में भी सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। अब देखिए, जो हम लेखक के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, वह आपके पाठ्य पुस्तक में ही दी गई है। सबसे पहले जब हम कोई भी रचना पढ़ते हैं, पाठ, कविता, इनका अध्ययन करते हैं, तो हमें उनके लेखक और कवियों के बारे में जानकारी हासिल कर लेना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण होता है पता है? क्योंकि जो कुछ हम लिखते हैं उसमें हमारा स्वभाव दिखाई देता है, हमारे व्यक्तिमत्व झलकता है। तो इसीलिए जब हम एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं, तो इस पाठ के द्वारा लेखक का पूरा जो देखने का दृष्टिकोण है, या लेखक का व्यक्तिमत्व, या उस समय का जो वातावरण था, उसका वर्णन हमें इस पाठ के द्वारा पढ़ने को मिलने वाला है। इसलिए हमें सबसे पहले लेखक की जानकारी हासिल होना बहुत आवश्यक होती है। अब देखिए, लेखक जो थे वह असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। अब उस समय देखो, जब लेखक का युग था, वो अंग्रेजों शासन उस समय हमारे देश पर राज्य कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग गांधी जी के द्वारा बताए गए उनके अहिंसा का जो मार्ग थे, उसको अपनाते हुए सारे समाज में जागृति फैला रहे थे आजादी के संदर्भ में। तो इसलिए उन्होंने जब सरकारी नौकरी उन्होंने की थी, लेकिन जब उन्होंने गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, तो उन्होंने अपने नौकरी का त्याग पत्र दे दिया और इस प्रकार लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। अब देखते हैं लेखक के द्वारा लिखी गई कुछ रचनाओं के नाम। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के कुल मिलाकर 8 भागों में संकलित है। अब लेखक ने मानसरोवर नामक की एक छोटी छोटी कहानियों की किताब लिखी है, और ऐसे मानसरोवर के कितने भाग है कुल मिलाकर? 8। जैसे कि देखो, आपके जो पाठ्य पुस्तक होते हैं, आपके कक्षाओं में 6, 7, 8 में प्रेमचंद की जो छोटी छोटी कहानियां होती है, जैसे कि आपने वो कफन कहानी पढ़ी होगी, वो कफन कहानी, चाहे आज की जो कहानी है हमारी 2 बैलों की कथा, यह कहानी भी मानसरोवर इस खंड से लिए गए। ऐसे कुल मिलाकर 8 अलग अलग मानसरोवर खंड है। फिर उनके उपन्यासों के नाम यहाँ पर दिए हुए, देखते कौन कौन से हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान ही उनके प्रमुख उपन्यास है।
अब देखिए ये जब हम उपन्यास पढ़ते हैं तो उपन्यास पढ़ने के बाद हमें लेखक का देश के प्रति जो भक्ति थी, देश प्रेम हमें दिखाई देता है कि उस समय में किस प्रकार से देश में पूरा आतंक छाया हुआ था और उसके बीच में छोटे किसान वर्ग से लेकर बड़े से बड़े उच्च वर्ग के जो लोग थे किस प्रकार से अपने आजादी पाने के लिए छटपटा रहे थे। इसका वर्णन उनके इन छोटे छोटे उपन्यासों में लिखे गए, जैसे कि प्रेमाश्रय है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, फिर गोदान कहानी तो इतनी उपन्यास उनका बहुत फेमस है। अगर आपको ये कहानियां उपन्यास पढ़ने को मिलती है तो आप जरूर उनको पढ़िए। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद इन्होंने निबंध और अन्य प्रकार के गद्य भी बहुत अधिक मात्रा में लिखे हुए हैं। प्रेमचंद्र साहित्य के सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम माने जाते हैं। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। देखो, हम जितने भी हमने उपन्यास देखे, आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी देखो उन्होंने जो खुद अपने गांव में, अपने शहर के वातावरण में जो सब एहसास किया है, यह सारी बातें उन्होंने अपने इन रचनाओं में लिखी हुई है। किसानों और मजदूरी की दयनीय स्थिति। अब देखिए उनके जो कहानियां या उपन्यास के जो विषय होते हैं कौन से होते हैं? किसान और मजदूर की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। देखो, सिर्फ उन्होंने अपने कहानी के माध्यम मानव को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी रखे। जैसे कि आज की हमारी कहानी का शीर्षक है दो बैलों की कथा। तो इस कथा में दो बैलों के पशुओं के बारे में और उनकी स्वाधीनता आंदोलन के लिए उन्होंने किस प्रकार से प्रयत्न किए, इसका वर्णन किया हुआ है। बड़ी से बड़ी बातों को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। अब देखते हैं इस पाठ का सारांश। दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक प्रेमचंद इन्होंने कृषक समाज, कृषक का अर्थ क्या होता है, ये परिचय आपके किताबों में दिए गए, इसलिए मैं इस पर ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ। कृषक का अर्थ क्या होता है कि जो किसान वर्ग होते हैं, खेतीहार वर्ग होते हैं। कृषक समाज अर्थात किसान वर्ग और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन इस पाठ में लेखक ने किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में ही नहीं मिलती बल्कि उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। हम सबको तो पता है कि हमारे आजादी के समय कितने क्रांतिकारियों ने, कितने देशभक्तों ने कितने कठिन परिश्रम से संघर्ष करते हुए यह आजादी पाई थी और इसीलिए हमें हमारे आजादी का महत्व पता चलता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये जो कहानी है वह आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही यह कहानी में प्रेमचंद्र ने प्रेम, पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो बच्चों, अब तक हमने लेखक के जीवन परिचय, उनके उपन्यास, रचनाएं, इनके बारे में जानकारी हासिल की। फिर हमारे जो कहानी है दो बैलों की कथा, उसका सारांश संक्षिप्त में देख लिया। अब हम आते हैं हमारी पाठ की तरफ। अब हम पाठों के परिच्छेदों के द्वारा हम पाठ की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है, शीर्षक का अर्थ क्या होता है? नाम। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। देखो, अब हम सबको पता है जब हम किसी को मूर्ख कहते हैं तो कभी कभी मूर्ख शब्द का हम प्रयोग नहीं करते, उसके बदले में हम कौन से प्राणी का उपयोग करते हैं? गधा इस नाम का। क्योंकि गधा यह नाम अगर हमारे सामने आता है, चित्र आता है, गधा हमारे सामने भी आ जाता है तो हम कहते हैं कि सब प्राणियों में गधा सबसे मूर्ख प्राणी माना जाता है, अर्थात वो बुद्धिहीन माना जाता है।
और इसीलिए लेखक कहते कि जब हम किसी आदमी को भी पहले दर्जे का अर्थात पहले स्तर का अगर बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसको किसकी पदवी दे देते हैं? गधे की। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी, इसका निश्चय किया नहीं जा सकता। अब देखिए यहाँ पर लेखक कहता है कि सचमुच गधा बेवकूफ है या उसकी स्वभावगत विशेषता के कारण उसे गधे को मूर्ख या बेवकूफ कहा जाता है। जैसे कि गधे का स्वभाव कैसा होता है? बहुत ही शांत होता है, सीधा होता है, निरापद सहिष्णुता अर्थात सहनशीलता, जिसका उसका मालिक उसे कितना भी काम करवाए वो दिन रात कष्ट करता रहता है, मेहनत करता रहता है, अर्थात सहनशीलता की वृत्ति उसके अंदर है। और इसी उसके आपसी या उसके गुणों के कारण लोग उसे यह पदवी दे देते हैं। तो इस प्रकार गधे की स्वभावगत जो विशेषता होती है, सीधापन, सहन करना, शांत रहना, मालिक के द्वारा जो भी काम दिन रात करने के लिए कहा जाता है वह करता है। क्या उसकी स्वभावगत विशेषता के कारण उसे सचमुच बेवकूफ की पदवी देना योग्य है? नहीं, क्योंकि देखो बहुत सारे मनुष्य ऐसे होते हैं कि वो अपने मेहनत पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो यह मनुष्य की सोच है कि ऐसे सीधे साधे जीवन जीने वाले चाहे मानव हो या प्राणी हो, उनको मूर्खता की कैटेगरी में हमें नहीं गिनना चाहिए। अब देखिए आगे गधे की तुलना लेखक अन्य प्राणियों से कर रहे हैं, जैसे कि गाय सींग मारती है, ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। अब देखिए गाय को भी तो हम बहुत सीधी सादी प्राणी मानते हैं, लेकिन वह भी जब उसके बछड़े को उसकी ब्याही हुई गाय क्या करती है? अनायास सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। अगर उसके बछड़े पर कोई आंच आ जाती है तो वह सीधी सादी माननी जाने वाली जो गाय होती है वह सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। आगे लेखक और एक प्राणी से तुलना करे कि कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी तो क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए हमने नहीं सुना है और नहीं देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया हमें दिखाई नहीं देती। वैशाख में चाहे एक आध बार वो कुलेल कर लेता हो। अब देखिए वह दिन रात भर कष्ट करता रहता है, कभी किसी भी अन्याय के खिलाफ वो आवाज नहीं उठाता। सालों के वर्ष के 12 महीने वह सिर्फ कार्य करता रहता है, काम ही करता रहता है। लेकिन जब वैशाख महीना आता है तो उस समय थोड़ी बहुत वह अपने उत्साह को व्यक्त करता है, थोड़ा कुलेल कर लेता है, अर्थात खेल क्रियाएं कर लेता है। पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी तो उसे बेवकूफ ही कहता है। अब देखिए लेखक ने यहाँ पर गधे का जो तुलना है वह किसके साथ की गई है? ऋषि मुनियों के साथ। अब लेखक ने ऋषि मुनियों के साथ गधे की तुलना क्यों की है? क्योंकि देखो ऋषि मुनियों को भी अब क्या करते हैं, उन्हें सुख दुख या किसी छल कपट से वह उनके मन में आशा नहीं होती है, वो उनसे अलिप्त होते हैं ऋषि मुनि। और इस प्रकार ऋषि मुनि में जितने अच्छे अच्छे गुण होते हैं वह सारे अच्छे गुण हमें गधे में भी दिखाई देते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि जो ऋषि मुनियों में जितने गुण होते हैं उसी के पराकाष्ठा के समान, उसी की तुलना के समान गधे के अंदर भी गुण होते हैं। लेकिन मनुष्य का नजरिया दोष से युक्त होता है, इसलिए वह गधे के अच्छे गुणों को नहीं देख पाता। पर लेकिन इतने अच्छे गुण होने के बावजूद भी लोग उसे किसको? गधे को बेवकूफ कहते हैं। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बेचकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। अब देखिए जो भारतीय भारत में रहकर इतने बड़े बड़े बातें हंगते हैं, लेकिन विदेश में जाकर उनकी अवस्था किस प्रकार से होते हैं? वो तो अपने मन मर्जी से भी नहीं जी पाते हैं। कुछ समय के लिए अर्थात विपरीत स्थितियों के लिए वह पैसों की जुगाड़ करते रहते हैं, लेकिन अन्य देशों में उनकी अवस्था गधों की समान ही होती है।
आगे लेखक कहते हैं कि कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से दे देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। ईंट का जवाब पत्थर से देना ये यहाँ पर एक मुहावरा है। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया है। तो बच्चों, अब तक हमने जो परिच्छेद पढ़े हैं उन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ सबसे पहले देख लेते हैं। पहले दर्जे का बेवकूफ महामूर्ख, निरापद सुरक्षित, सहिष्णुता सहनशीलता, पदवी उपाधि, विषाद दुख उदासी, पराकाष्ठा चरम सीमा अंतिम सीमा, अनादर अपमान। मुहावरे, इस परिच्छेद में आए हुए मुहावरे कौन कौन से उसे पढ़ लेते हैं। जी तोड़कर काम करना, कठिन परिश्रम करना, गम खाना, कष्टों को चुपचाप सहन करना, ईंट का जवाब पत्थर से दे देना, अर्थात भरपूर जोरदार जवाब देना, विरोध करना। ये जो पैराग्राफ परिच्छेद हमने पढ़ा, उस परिच्छेदों से संदर्भित एक क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक के नीचे ही दिया गया है। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधी की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। उत्तर को देखते हैं आप। गधे को उसके स्वभाव के आधार पर मूर्खता का पर्याय समझा जाता है, पर प्रेमचंद ने उसकी स्वाभाविक विशेषताओं, सरलता और सहनशीलता के आधार पर एक नए अर्थ की ओर हमारा ध्यान खींचा है। गधे में निहित गुणों के आधार पर लेखक ने उसकी तुलना ऋषि मुनियों से की है। सुख दुख, लाभ हानि तथा विपरीत परिस्थितियों में एक जैसा बने रहने के गुण के कारण लेखक ने उसके सरल और सहनशील होने की ओर संकेत किया है। तो बच्चों, बैलों की कथा इस पाठ के सेशन नंबर 1 में हमने अब तक लेखक के द्वारा बताए गए गधे के अन्य प्राणियों से किस प्रकार तुलना किया है, इसका वर्णन पढ़ा। आगे लेखक हमें इस कहानी में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताने वाले हैं, उसको हम पढ़ेंगे लेकिन इसके अगले भाग में।